सो गाइस आज हम लोग द ब्लू बीट जिसको नॉर्बर्ट ने लिखा है उसको समरी करेंगे। मैं इसका पार्ट 1 पार्ट 2 पहले भी ला चुका हूँ, बट उसमें जैसे कि 20 से 25 मिनट वीडियो लग रहा था तो मैं उसमें जल्दी एक्सप्लेन किया था, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन नहीं किया था। बट इसमें मैं इसको पूरी स्टोरी को 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा और लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो स्टार्ट करने से पहले इसका एक शॉर्ट इंट्रो लेते हैं कि एक सीबिया एक 12 साल की लड़की है, वो एक गुजार वुमन को बचाती है और किससे, क्रोकोडाइल से, और उसको एक नेकलेस मोती मिलती है अपने नेकलेस के लिए। बट वो अपने घर जब जाती है तो ये किसी से ये नहीं बताती है कि ना ही अपने आप को अप्रिशिएट करती कि मैंने क्रोकोडाइल को मार डाला, उसको हरा दिया। सब वो केवल इतना बोलती है कि मेरे को मोती मिल गया अपने नेकलेस के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पोएम को, इस स्टोरी को। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। From deep water came the crocodile, out of black water curved with whirlpools and into the frill of gold shallows by the stepping stones. तो यहाँ पे कैसा पानी था उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। मतलब कि क्लीन वाटर नहीं था, डर्टी वाटर था, इसलिए ब्लैक वाटर का इस्तेमाल किया। और उसमें जैसे कि हम लोग कहते हैं ना छोटे छोटे टॉर्नेडो बन जाता है, उस तरह वर्लपूल्स बन रहे थे जो जैसे सन पड़ता है, सनलाइट उस पर पड़ती है तो वो चमकने लग रहे थे, कीचड़ वाला पानी था। He was twice the length of a tall man, and inside him, among the stones which he had swallowed to aid digestion, rolled a silver bracelet. अब इसमें ही क्या है, ही इसमें क्रोकोडाइल है। ट्वाइस द लेंथ ऑफ अ टॉल मैन, लगभग एक टॉल मैन मान लीजिए 6 फीट का है तो उसका ट्वाइस मतलब वो 12 फीट का था। और वो उसमें कि एक तरह से इसमें मजाक किया गया कि उसने डाइजेशन के लिए एक सिल्वर ब्रेसलेट निगला हुआ है। Timber was being floated down this great Indian river from forest further up, and there was sleeping lying stuck around the stones until someone came to dislodge them and send them on the way. तो टिम्बर मतलब कि एक प्रोसेस रहता है हिली एरियाज़ में जिसमें उन लोग को जैसे कि पहाड़ से नीचे लाने में लकड़ियों को डिफ़िकल्टी पड़ती है, तो उन लोग क्या करते हैं, वो लकड़ियों को काट काट के पानी में फेंक के जैसे वाटरफॉल्स के वो थ्रू वो नीचे आते हैं। तो इसमें बताया गया कि जहाँ वो अटक जाते हैं तो वहाँ पे किसी को जाके उसको फिर से ढकेलना पड़ता है जिससे वो नीचे जाए। और until flood lifted them and jostled them along, या तो वो जाके उसको ढकेले तब वो नीचे जा सकेगा, वो अटकता है, या तो जब फ्लड आएगी तब वो नीचे जाएगा। द क्रोकोडाइल हैड नो नीड टू हाइड हिमसेल्फ, जैसे कि क्रोकोडाइल इतना बड़ा होता है उसको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, वो किसी से छुपता नहीं है। Her came to rest in the glassy shallows among logs and balanced there on tiptoe on the rippled sand. तो वो एकदम रेस्ट करने के लिए एकदम ग्रासेस पे आता है, मतलब कि बाहर आता है पानी के, और लॉग्स के अगल बगल रहता है उस पर टिपटो मतलब कि अपने टो के बल जो चलते लोग, वो एकदम टो के बल वो चलता है। With only his raised eyes out of the water, केवल उसका आँख बाहर दिखता रहता है, नहीं तो उसकी पूरी बॉडी पानी के अंदर रहती है। And raised nostril breathing the clean sunny air, और केवल आँख और नाक बाहर रहता है, नाक सांस लेने के लिए और आँख देखने के लिए केवल बाहर रहता है, और नहीं तो उनकी पूरी बॉडी अंदर रहती है पानी के। अराउंड हिम ब्रॉड स्पार्कलिंग वाटर ट्रैवल बिटवीन क्लिफ्स एंड ग्रास एंड फॉरेस्टेड हिल्स। तो क्या है उसके अराउंड में, जैसे मैंने बताया तो वाटरफॉल की तरह छोटे छोटे पहाड़ों के बीच से पानी नीचे जाता है। A jungle track came out of scrub each side and down to the sun-whitened stepping stones on which a little flycatcher was flirting and trilling along. तो सिंपल क्या है, वो वाटरफॉल के अगल बगल ग्रास एरिया, जैसे कि ये हम लोग को पता है कि कोई भी वाटर बॉडी से अगल बगल बहुत फर्टाइल सॉइल बन जाती है और उस पर ग्रास या कोई सा भी पौधा बहुत अच्छे से उगता है, तो वो उगा हुआ था। और ट्रिलिंग मतलब है कि जो स्मॉल इंसेक्ट्स जैसे कि झेंगुर लोग बहुत हाई पिच की साउंड नहीं निकालते हैं रात में, कभी बार सुना भी होगा आप लोग ने, तो वो निकाल रहे थे उन लोग। द मगर क्रोकोडाइल, जैसे कि ये इंडिया की बात हो रही है तो मगर हम लोग क्रोकोडाइल को भी यहाँ पे मगरमच्छ कहते हैं, तो वो मगर क्रोकोडाइल इस तरह इसका नाम लिखा गया इसमें। ब्लैकिश ब्राउन अबव एंड येलोई वाइट अंडर, वो
ब्लैकिश ब्राउन, पूरा ब्लैक ब्राउन नहीं, ब्लैकिश ब्राउन मतलब कि ब्लैक ब्राउन दोनों मिक्स का उसका पीठ साइड रहता है और स्टमक साइड येलोई वाइट। ले मोशनलेस एबल टू वेट फॉर एवर टिल फूड के, एकदम विदाउट मोशन, हिलना डुलना नहीं, केवल वो एक जगह लेट गया है जब तक उसका फूड आना है, मतलब कि वो शिकार ना करे। This antediluvian saurian, this prehistoric juggernaut, ferocious and formidable। इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें उस मगर क्रोकोडाइल को डिफाइन किया गया है। प्री हिस्टोरिक मतलब कि हिस्ट्री में आने वाला, एकदम डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, सैवेज और फॉर्मिडेबल, बहुत पावरफुल चीज़ ये मगर क्रोकोडाइल। अ वास्ट फोर्स इन द वाटर प्रोपेल्ड बाय द unimaginable and irresistible power of the huge tail, lay lapped by ripples or throb in his throat। उसकी एकदम ह्यूज टेल, ऐसा कहा जाता है कि अगर क्रोकोडाइल आपको एक पूंछ मार दे तो आप मर जाओगे। तो वो तो भाई 12 फीट का, अप्रॉक्स 12 फीट का है, उसकी पूंछ तो और लंबी, वो मार दे तो आप तो चले ही जाओगे। और थ्रॉब उसके थ्रोट में था। हिज माउथ रनिंग ऑलमोस्ट द होल लेंथ ऑफ हिज हेड, हिज माउथ, जैसे कि आप देखेंगे कि जो क्रोकोडाइल रहता है उसके पूरा जो एक तरह का पूरा जो उसका हेड रहता है वो पूरा केवल माउथ ही तो रहता है, पूरा दादा फिर आगे से नॉस्ट्रिल, तो वो उस तरह था। वॉज क्लोज एंड फिक्स्ड इन दैट एविल बोनी स्माइल, और जब वो मुंह खोलते थे जैसे लग रहा है कि वो हंस रहा है। बोनी स्माइल मतलब कि वो दांत एक तरह के बोन है और वो जब वो खोल रहा है मुंह तो वो हंस रहा है। Where the yellow underside came up to it, it was tinged with green। येलो अंदर था, मतलब कि अंदर का मुंह जो था उसका वो येलो कलर का था। चलिए अब नेक्स्ट पेज। फ्रॉम द डे परहैप्स 100 years ago, उस दिन से 100 साल पीछे, मतलब कि पहले आगे। When the sun had hatched him in a sandbag, जैसे कि आप सुने होंगे कि अंडे को मुर्गी गरम देती है ना, जिससे वो चूजा निकलता है, तो सन उसको हैच, मतलब इसका यही सेंस है यहाँ पे, मतलब कि यही मतलब ही है इसका। सन उसको उसी तरह गर्मी देके एक सैंड बैग में, एंड ही हैड ब्रोकन हिज शेल, जैसे कि आपको पता है मगरमच्छ अंडा देते हैं, तो उस सन ने उसको सेका होगा सैंड बैग में, और तब वो अपना जो शेल है, अंडा है, उसको तोड़ा है। एंड गॉट हिज हेड आउट एंड लुक्ड अराउंड, तोड़ के अपना हेड बाहर निकाला और अगल बगल देखने लगा। रेडी टू स्नैप एट एनीथिंग बिफोर ही वॉज इवन फुली हैच, वो शिकार करने के लिए रेडी था। वो अच्छी तरह से एकदम, मतलब कि गर्म पाया भी नहीं था वो, तो भी वो शिकार करने के लिए एकदम बहुत एक्साइटेड था, मतलब रेडी टाइप का था। फ्रॉम दैट डे व्हेन ही हैड एट वंस मेड फॉर द वाटर, वो अच्छे तरह से गर्म पाया नहीं था, तब भी वो पानी में उतर गया था। रेडी टू फेंड फॉर हिमसेल्फ इमीडिएटली, कुछ शिकार करने के लिए, कुछ खाने के लिए वो तुरंत रेडी हो गया था। ही हैड लिव्ड बाय हिज ब्रेनलेस क्राफ्ट एंड फेरोसिटी, ये तो ऑब्वियस है, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, वो अच्छे से चलना फिरना भी नहीं आता और वो निकल गया बाहर घूमने के लिए, तो ये एक तरह से ये मैडनेस ही दिखा रहा है। एस्केपिंग द बर्ड्स ऑफ प्रे एंड द ग्रेट कार्निवोरस फिश दैट ईट बेबी क्रोकोडाइल, उसको ये भी डर नहीं था, जैसे कि कुछ बर्ड्स होती हैं जो स्मॉल क्रोकोडाइल्स को खा लेती हैं, और कार्निवोरस फिशेस भी होती हैं जो इनको खाती हैं, उसको उससे डर ही नहीं था। ही हैड प्रॉस्पर्ड कैचिंग ऑल द फूड ही नीडेड, फूड वो कैच, मतलब कि ले लिया था जितना उसको चाहिए था, एंड स्टोरिंग इट टिल प्यूट्रिड इन होल्स इन द बैंक, और उसको तब वो स्टोर किया था, उस फूड को तब तक स्टोर किया जब तक उसमें होल्स में प्यूट्रिड ना आ जाए। टेपिड वाटर टू लिव इन एंड प्लेंटी ऑफ रॉटेड फूड ग्रू हिम टू हिज ग्रेट लेंथ। ये है क्लीन वाटर और प्लेंटी ऑफ रॉटेड फूड उसको चाहिए था, जिससे उसकी लेंथ इतनी बड़ी हो गई। ये मगर क्रोकोडाइल को 100 साल पहले वो कैसे क्या क्या था उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है इस पैराग्राफ में। नाउ नथिंग कुड पियर्स द इंच थिक आर्मर्ड हाइड, नॉट इवन राइफल बुलेट विच वुड बाउंस ऑफ।
मतलब अब उसको कोई मार ही नहीं सकता, मतलब कि एक बुलेट भी चल जाएगी तब भी उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ओनली द आइज एंड द सॉफ्ट अंडर आर्म्स ऑफर्ड अ प्लेस। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन की, अगर जैसे कि अगर आपके सामने क्रोकोडाइल कभी आ भी जाए तो आप उसकी आँख पे या तो जो उसके अंडर आर्म्स होते हैं वहाँ अटैक करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर वहाँ लग जाएगी तभी वो भागेगा, नहीं तो वो नहीं भागेगा, क्योंकि उसके और जो बॉडी पार्ट्स रहते हैं, उसकी स्किन रहती है वो इतनी थिक रहती है कि उसको चोट ही नहीं लगे। जब आप इतना समझ ही लीजिए, जब बुलेट का कोई असर नहीं होगा तब तो आप हाथ पैर से तो कोई मतलब ही नहीं है। He lived well in the river, sunning himself sometimes with other crocodiles, muggers, as well as the long-snouted fish-eating gharials. तो वो आराम से पानी में रहता है, जैसे कि ये घड़ियाल भी एक इसकी स्पीशी है जिसका एकदम जो नॉस्ट्रिल रहता है वो एकदम लंबा रहता है, मतलब कि चोंच टाइप का दिखता है वो आगे से। On warm rocks and sandbanks where the sun dried the clay on them quite white, and where they could plop off into a water in a moment if alarmed. बाहर आते हैं, आराम से बैठे हैं, और जब उनको अलार्म मतलब कि जब उनको पानी के अंदर जाना था तो पानी के अंदर वो चले जाते हैं। The big crocodile fed mostly on fish. वो ज़्यादातर किस पे अटैक करते हैं? फिशेस पे, but also on deer and monkeys that came to drink perhaps a duck or two. वो जैसे कि डियर या मंकीज़ या कोई से भी एनिमल, जैसे कि बुफेलोज भी हो गए जो पानी पीने आते हैं, तो वो उन पे भी अटैक करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन कि उन लोग किस किस पे अटैक करते हैं। बट समटाइम्स है एट द फूड ही फेड ऑन अ पैरॉक फुल ऑफ पैरासाइट्स और स्केलेटन काउ। देखिए वही ना, बुफेलो, स्केलेटन काउ, पैराडॉक्स, इन सब पे भी वो अटैक करते हैं। And sometimes he went down to the burning ghats and found the half-burned bodies of Indians cast into the stream. और जैसे कि हम लोग क्या होता है ना, शमशान घाट, वहाँ पे जहाँ लाशों को जलाया जाता है, तो वो वहाँ पे भी चले जाते हैं नदी के, क्योंकि वो नदी के पास ही में चला जाता है, तो वो वहाँ पे भी चले जाते हैं और हाफ बर्न जो बॉडी रहती है उसको खा लेते हैं। Beside him in the shoals as he lay waiting glimmered a blue jay. It was not a gem, though it was sand-worn glass that had been rolling about in the river for a long time. अब देखिए इसमें कहा गया कि वो जेम नहीं था, केवल एक सैंड-वर्न ग्लास था, मतलब कि एक ग्लास था जो रोल कर रहा था पानी में बहुत देर से। By chance, it was perforated right through the neck of a bottle, perhaps a blue bead. अब देखिए इसमें उसको इस जो बॉटल का कैप रहता है उससे भी कंपेयर किया है, जिसको नाम दिया कि अ ब्लू बीड। अब नेक्स्ट पेज। इन द श्रिल नॉइजी विलेज अबव द फॉर्ड आउट ऑफ अ मड हाउस द सेम कलर एज द ग्राउंड केम अ लिटिल गर्ल। जैसे कि वो आदिवासी लड़की थी, तो जैसे आदिवासी लोग का कलर होता है ना कि उन लोग काले ही रहते हैं, तो ग्राउंड भी काला रहता है, तो उनका कलर भी काला था। अ थिन स्टावलिंग चाइल्ड ड्रेस्ड इन एन अर्थ कलर्ड रैग। बहुत गंदे कपड़े पहनी हुई एक लड़की पतली सी छोटी सी बाहर आती है। शी हैड टॉर्न द रैग इनटू टू टू मेक स्कर्ट एंड साड़ी। उसने जो कपड़ा लिया था उसको दो पार्ट में फाड़ा था, जिससे एक को वो स्कर्ट बना लेती और दूसरे का वो साड़ी। सीबिया, उसका क्या नाम था? सीबिया। सीबिया वॉज ईटिंग द लास्ट ऑफ अ मील। उसने लास्ट बार क्या खाया था? चपाती wrapped around a smear of green chili and rancid butter, and she divided this also to make it seem more and bit it, showing straight white teeth. उसने लास्ट टाइम चपाती में ग्रीन चिली और रैंसिड बटर लगा के खाया था। और जैसे कि हम लोग भी बचपन में क्या करते थे कि ज़्यादा लगने के लिए एक चीज़ को बहुत छोटे तोड़ तक के खाते थे ना, तो उसने भी उस चीज़ को एकदम तोड़ के जिससे ज़्यादा लगे उसको उस तरह तोड़ के उसने वो खाया था। With a ebony hair and great eyes and a skin of oiled brown cream, she was a happy immature child woman about 12 years old. एबनी हेयर थी उसके और उसकी आइज़ बहुत सुंदर थी, और जैसे यहाँ लिखा है ना हर स्किन ऑफ ऑयल ब्राउन क्रीम, तो उसका जो कलर था वो ब्राउन था, उसका स्किन कलर ब्राउन था। शी वॉज अ हैप्पी इमेच्योर चाइल्ड वुमेन।
अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड। देखिए यहाँ पे ए मैच्योर चाइल्ड वुमेन लिखा है, वैसा क्यों लिखा है? सिंपल, पहले एज से तो वो बच्ची थी 12 साल की, बट अभी जो आगे हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में कि वो कौन कौन सा काम करती थी, जैसे कि वो कावडंग से इकट्ठा करती थी, लकड़ियाँ इकट्ठा करती, मतलब कि सब बड़ों का काम करती है, इसलिए यहाँ पे चाइल्ड वुमेन का यूज़ किया गया है। Barefoot of course and often goozy cold on a winter morning and born to toil. उसके पैर में चप्पल तक नहीं थे और वो सुबह ही सुबह उठ के विंटर में वो भी सुबह ही सुबह उठ के चली जा रही थी। And all her life she had never owned anything but a rag. उसने मतलब कि 12 साल हो गया उसको पैदा हुए, उसने आज तक कोई चीज़ नहीं खरीदा केवल रैग के अलावा। She had never owned even one आना, not a pice, not a pie. उसने एक आना तक नहीं लिया था अपने काम करने का, यहाँ तक कि एक पैसा और एक चवन्नी तक नहीं। Even to buy say a handful of blown glass beads from that stall in the bazaar where they were piled like stars. क्या खरीदने के लिए? एकदम सुंदर सुंदर बैंगल्स, जो उसने कहाँ देखा था? बाज़ार में देखा था, जो एकदम स्टार की तरह चमक रहे थे। और वन ऑफ द थिन ग्लास बैंगल्स, सॉरी यहाँ पे मैंने बाद का वाला एक्सप्लेन कर दिया, तो ये लाइन फिर से करते हैं हम लोग। हाँ, तो इसका मतलब कि एक तो मोती, ग्लास की मोती वो ख़रीदना चाहती थी, जो उसने एकदम जो स्टार की तरह चमकती है वो बाज़ार से, बट उसने वो भी नहीं ख़रीदा था। और वन ऑफ द थिन ग्लास बैंगल्स दैट द मैन केप्ट ऑन अ स्टिक एंड यू कुड चूज़ विच कलर यू डिड हैव। तो वो ग्लास की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ, मतलब पतली सी ग्लास की चूड़ियाँ ख़रीदना चाहती थी, जो एक मैन अपने दुकान में रखता है और तुम किसी कलर की भी चूज़ कर सकती हो। She knew what finery was though. She had been with her parents and brothers all through the jungle to the little town at the railhead where there was this bazaar. वो जंगल में रही अपने भाइयों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। And she had walked through all the milling people and the dogs and the monkeys, full of flesh, the idling, gossiping, bargaining, humiliating, spinning Betelgeuse heard the bell of a sacred bull clocking as he lumped along through the dust and hubbub. तो यहाँ पे देखिए पूरा बाज़ार का एक डिस्क्राइब किया गया कैसा वहाँ पे कुछ पीपल गॉसिप कर रहे थे, कुछ बेटलजूस थूक रहे हैं, कहीं से बेल की आवाज़ आ रही है, डॉग्स भौंक रहे हैं, यही सब पूरा वहाँ का एक्सप्लेन किया है। शी हैड पॉज्ड अमेज्ड बिफोर द स्वीट मीट स्टॉल। वो रुकी कहाँ पे? एक हलवाई वाले की दुकान के सामने, स्टॉल के सामने। टू गेज एट द ब्रिलियंट हनी कन्फेशन एबर्स विद डस्ट एंड फ्लाइज। जैसे कि हम लोग में भी देखा जाता है कि अगर जलेबी वलेबी रहती, कोई स्वीट्स रहते, उसके ऊपर एक बल्ब लगा देते, जिसकी वजह से जो मक्खियाँ रहती वो दूर रहती, तो उसका भी वो भी देखी थी कि फ्लाइज वो दूर, और उसमें उसी तरह किया गया था। दे स्मेल्ड वंडरफुल, जो उसकी स्मेल थी वो बहुत अच्छी थी। अबव द स्मेल ऑफ ड्रीम्स एंड ह्यूमिनेटिंग एंड चीप सिगरेट्स, उसको किसकी ड्रीम्स की स्मेल आ रही थी, ह्यूमिनेटिंग स्मेल आ रही थी, और ख़ासकर चीप सिगरेट, सस्ती सिगरेट की भी स्मेल आ रही थी। एट होम शी समटाइम टेस्टेड वाइल्ड हनी और क्रंच द सिरप आउट ऑफ अ स्टॉक ऑफ शुगर क्रीम। वो घर पे कभी मीठा खाने के लिए या तो वाइल्ड हनी को टेस्ट कर लेती थी, या तो गन्ने को चूस लेती थी। बट दी स्वीट्स वो ग्रीन एंड मैजेंटा, बट ये जो स्वीट्स थे वो ग्रीन और मैजेंटा थे। तो हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 और पार्ट 3 मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा। सो थैंक यू। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर करेगा। आपको अगर कोई सा भी एक्ट MOV में या तो कोई भी शॉर्ट स्टोरी या तो पोएम चाहिए रहेगा तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।